नमस्ते, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। आज चर्चा एक ऐसे मुद्दे पर जिसने देश की सियासत में सख्ती का नया संचार कर दिया है। मुद्दा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। संसद का विशेष सत्र, प्रधानमंत्री का ओजस्वी संबोधन और विपक्ष की घेराबंदी। एक तरफ सरकार इसे आधी आबादी के हक में ऐतिहासिक क्रांति बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और सोनिया गांधी ने परिसीमन का पेंच फंसाकर इसे चुनावी स्टैंड करार दिया है। आज के अटेंशन में हमारे तीखे सवाल हैं। क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ महिलाओं को हक देने की लड़ाई है या इसके पीछे 2029 की बिसात बिछाई जा रही है? सोनिया गांधी का परिसीमन पर कड़ा ऐतराज। क्या यह दक्षिण भारत की राजनीति को बचाने की कवायद है या फिर सरकार की नीयत पर वाजिब सवाल है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिना नई जनगणना के परिसीमन करना संवैधानिक रूप से संभव है या सिर्फ एक राजनीतिक दाव है? इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बात सिर्फ आरक्षण नहीं, देश के भविष्य और संघीय ढांचे की। तो चलिए चर्चा से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। नारी शक्ति वंदन अभियान, आधी आबादी पर सियासी घमासान। देश की राजनीति में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी बड़ा मुद्दा बनकर उभर रही है। महिला आरक्षण को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और इसके जरिए आधी आबादी तक सीधी पहुंच बनाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। लिहाजा पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला आरक्षण को लेकर अपनी सरकार का विजन सामने रखा और अब इसका असर प्रदेश की राजनीति में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर ले जाने की तैयारी में है। 25 अप्रैल तक प्रदेश के हर जिले में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों के जरिए महिलाओं को आरक्षण कानून की जानकारी देने के साथ ही साथ उन्हें नेतृत्व के लिए प्रेरित करने की रणनीति भी तैयार की गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम शीघ्रातिशीघ्र लागू हो सके, इसलिए एक विशेष सत्र माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आहूत किया गया है। ये हम सब बहनों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और मेरा ये मानना है कि ये सत्र निश्चित रूप से एक उस दिशा की ओर लेके जाएगा कि बड़ी संख्या में समाज में निकलकर बहनें नेतृत्व करेंगी। और मुझे लगता है इस विषय में राजनीति से ऊपर उठकर सबका सहयोग होना चाहिए। देखा जाए तो 2029 से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण लागू करने की दिशा में काम हो रहा है। ऐसे में बीजेपी पहले से ही माहौल बनाने में जुट गई है ताकि इसका सीधा राजनीतिक फायदा भी मिल सके। हालांकि कांग्रेस ने इसे महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और कई आरोप भी लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपने याददाश्त को मजबूत कर लेना चाहिए। नगरीय निकायों में और पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण कांग्रेस ने ही दिया है। यदि भारतीय जनता पार्टी की मंशा सही है तो वो जल्दी से जल्दी महिला आरक्षण को लागू कराए। जनगणना करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, किंतु परंतु नहीं, तुरंत कल से लागू कर दे। कांग्रेस के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन बीजेपी इस पहल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। याद हो तो 2023 में लागू की गई लाडली बहना योजना का असर अब भी चुनाव में देखने को मिलता है, जिसने बीजेपी को मजबूत बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में अब महिला आरक्षण का मुद्दा आने वाले चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। कुल मिलाकर नारी शक्ति वंदन अब सिर्फ एक अभियान नहीं रह गया है, बल्कि ये 2029 की सियासत की दिशा तय करने वाला अहम मुद्दा बनता जा रहा है, जहां महिला वोट बैंक पर पकड़ ही जीत और हार का फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं वरिष्ठ पत्रकार मीरा सिंह और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है मीरा जी आपका अनादि टीवी में। नमस्कार। अब जबकि लग रहा है कि सब कुछ फाइनल होने की कगार पर है, तो दो चीज़ें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टियों में क्रेडिट की होड़ है
जैसे कांग्रेस के अभी प्रवक्ताओं को शायद आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई आपको अगर ये अधिनियम लागू करना है तो कल ही से कर दीजिए। लेकिन इसी कांग्रेस सरकार में हमने देखा था कि 2010 में राज्यसभा में बिल पास हो गया था महिला आरक्षण का, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। उसी दौर में मुलायम सिंह जैसे नेताओं ने जो बयान दिए थे महिला आरक्षण को लेकर, वो खैर अब मुलायम सिंह जी है भी नहीं और उस पर टिप्पणी करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि जो महिलाओं को उसका हक है वो मिल जाएगा, और क्या 33% पर्याप्त है या इसकी संख्या बढ़नी चाहिए? देखिए, सबसे पहले 33% ही मिल जाए वही बहुत है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण सर्वप्रथम पार्टीज में ही होना चाहिए। मैं दोनों पक्ष से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने विद इन द पार्टीज कितनी प्रतिशत महिलाएं उनके यहाँ आगे हैं, मतलब नेत्री के रूप में पहचान है। सबसे पहले तो मुझे यही जवाब मिल जाए, फिर उसके बाद हम देश की सरकार की राज्य की बात करें, क्योंकि आप विद इन द पार्टीज ही महिलाओं को कुछ नेतृत्व करने का अधिकार नहीं देते हैं। और फिर उसके पश्चात आरक्षण कोई मायने ही नहीं रखता है। और आरक्षण में एक चीज और देखना पड़ेगा, अधिकांशता। भाई भतीजावाद की जगह एक मैं और शब्द यूज करूंगी, पत्नियां या बेटियां, उनको अगर वो दिया जाता है तो वो महिलाओं को कोई आरक्षण तो नहीं माना जाएगा ना। ये तो आपने उसमें आप बहू और बेटी भी जोड़ सकती हैं। हाँ हाँ, बहू और बेटी, जी हाँ जी। और ये एक पार्टी के लिए नहीं है, दोनों पार्टीज के लिए है। और कई मैंने महिलाओं को देखा अपनी जिंदगी में, बिल्कुल ग्रास रूट पे बेचारी काम करती रही और उनकी कहीं भी अपनी पार्टी में कोई पहचान नहीं है। मैं ये मुद्दा दोनों पार्टीज के लिए कह रही हूँ, ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर पार्टी इसके लिए बहुत संवेदनशील है, एक बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो आज प्रधानमंत्री का भी शायद आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। लेकिन अब जो विपक्ष की बात करें, खासतौर से कांग्रेस की, उनको चिंता परिसीमन को लेकर हो रही है कि सीटें अगर नॉर्थ इंडिया में सीटें बढ़ेंगी और साउथ में घटेंगी तो शायद उनकी जो पॉलिटिकल पावर है उसमें कुछ कमी आ सकती है। अब ये तो देखिए, जब तक अभी परिसीमन नहीं हुआ है और उसका पूरा क्या क्या क्राइटेरिया है, जब तक वो स्पष्ट नहीं होता तो मुझे लगता है उसमें कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो कुछ देख के ही बोला होगा, और उसमें क्या क्लॉज है उसके लिए उसको बहुत गहनता से अध्ययन की जरूरत है। जी ब्रजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि महिलाओं को आरक्षण की बात की जाती है। अभी हमने कांग्रेस ने भी कहा कि भाई राजीव गांधी ने दिया था 50% पंचायतों में, लेकिन जो मीरा जी ने कहा है कि भाई आप पार्टियों की इंटरनल व्यवस्था अगर हम देख लें कि उन्होंने कितनी महिलाओं को आगे बढ़ाया। आप देखिए, कहने को तो बीजेपी, कांग्रेस या तमाम सारे हमने पॉलिटिकल पार्टियां देखी, उन्होंने महिला विंग बना दी है, लेकिन जब जो मूल बॉडी है उनसे जब तुलना आप करेंगे तो ऐसा लगता है कि उनका वो फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, केवल एक 100 पीस है कि ठीक है आपको एक महिला बनानी थी तो आपने एक महिला निकाय बना दिया है, एक महिला प्रकोष्ठ बना दिया है या आयोग बना दिए हैं, उसमें आपने महिलाओं की नियुक्ति दे दी है। लेकिन उनके पास ना तो पावर है ना उनका उतना क्रेज है जो मूल बॉडी का होता है। देखिए मनोज जी, जहाँ तक 50% देने की बात है, 33% दिया जाएगा उसकी बात है, तो हमने देखा कई जगह आपने आरक्षण दिया है, लेकिन जो मीरा जी कह रही थी उसका हद से देखिए आप। हमने देखा पुलिस में भी आरक्षण दिया 33% महिलाओं का, लेकिन आप आई क्या? उन्हें लाने के लिए कोई जतन किए क्या? क्या वैसा माहौल बनाया क्या पुलिस में? उन्हें वो सुविधाएं दी हैं क्या? वो शौचालय तक के लिए परेशान होती रहती हैं। तो आप देखिए, वो व्यवस्था बनाओगे आप जो मीरा जी कह रहे। यदि सियासत की बात करें हम, तो सियासत में आपने वैसा माहौल दिया, आपने पंचायत में दे दिया 50%, ठीक है, तो वहाँ काम कौन कर रहा है? पार्षद पति, सरपंच पति, जनपद पति, बाकायदा अपना नाम लिख के उनकी कुर्सी पर बैठ के पूरे पावर का अधिकार कर रहे हैं। वो मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो इनको कौन रोकेगा? इनको वही राजनीतिक दल रोकेंगे ना। या तो फिर ऐसे लोगों को टिकट मत दीजिए आप कि जो वहां पे नेतागिरी करें। तो आप देखिए, जो पति काम कर रहे हैं या उनके दूसरे रिश्तेदार काम कर रहे हैं, देवर काम कर रहे हैं, ससुर काम कर रहे हैं, बहुओं को लड़ा दिया, बेटी को लड़ा दिया, पत्नी को लड़ा दिया, तो कम से कम इस 33% में उससे दूरी होनी चाहिए। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता आए, इसके लिए आप उनके बीच में जागरूकता लाइए, वैसा माहौल दीजिए, उन्हें लाइए। जो कि मीरा जी कह रही थी कि जो उनके संगठन है, ऐसा नहीं है कि संगठनों में किया नहीं है। हमने इंदिरा गांधी को भी देखा है, कांग्रेस कहें तो हमने इंदिरा गांधी, लेकिन ये 50% तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए। 33% की बात है, 50 होना चाहिए
क्योंकि आप बराबरी की बात कर रहे हो ना। जब आप आर्मी में आपको आरक्षण देना पड़ रहा है तब जाके एंट्री हो रही है, तो आपको यदि बराबरी का हक देना है तो 33 नहीं 50 पे आना चाहिए। और वो आना ऐसे चाहिए कि कठपुतली बनकर नहीं, वो आए पूरी ताकत से आए, अपनी बात करें और अपनी नेतृत्व क्षमता उनमें विकसित कौन करेगा। तो आपको वैसे प्रशिक्षण शिविर चलाना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए, ऐसी महिलाओं को लाना चाहिए जो समाज सेवा करना चाहती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई सांसद का टिकट कट गया तो सांसद पत्नी को दे दिया, मंत्री का टिकट काट के मंत्री की पत्नी को दे दिया। यदि नहीं दिया तो हमने इसी मध्य प्रदेश में देखा है, पति पत्नी भी हैं, एक मंत्री है एक सांसद है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है ना, हमने कांग्रेस में भी ऐसे उदाहरण देखे, बीजेपी में भी उदाहरण देखे। पति पत्नी हमने देखा एक दूसरे के खिलाफ अलग अलग पार्टियों से अलग लड़े अलग हैं। पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ना, वो कौन ठीक करेगा? उसके लिए राजनीतिक दलों को आगे आना होगा कि भाई इस तरह की परंपरा ना चले। अधिकार दे रहे हो तो पूरा हक भी दो उनको, सिर्फ नाम के लिए नहीं कि पार्षद बन गई, सांसद बन गई, विधायक बन गई, अधिकार कुछ नहीं है। काम कौन कर रहा है? पति कर रहा है या घर का कोई दूसरा सदस्य कर रहा है। तो जो पुरुष प्रधानता है वो खत्म करने का काम भी तो वही है। हमने देखा है यहाँ पे नारियां आई, तो यदि बात करो आप उमा भारती आई, हमने सुषमा स्वराज की बात करें, मैंने इंदिरा गांधी की बात की। ऐसा नहीं है कि महिला आई नहीं, लेकिन क्या उन्होंने भी महिलाओं के हित में कभी बात की? क्या वो आरक्षण पहले क्यों लागू नहीं कर सकी इंदिरा गांधी? हमने देखा इसी कांग्रेस ने इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, जबकि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब जो श्रेय लेने की होड़ क्यों लग रही? क्योंकि एक तो महिलाओं में जागरूकता आई है और कुछ योजनाएं ऐसी है मध्य प्रदेश से लेके महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या झारखंड, तमाम राज्यों में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कि महिलाओं ने एकजुट होकर वोट डाला है। मैंने वो दौर भी देखा मनोज जी कि घर का पुरुष कह देता था, मुखिया कह देता था कि फला पार्टी को जाकर वोट डालना। हमने सबने ये देखा है, तो वो महिला लगभग वोट डाल ज्यादा के नहीं, आती थी, लेकिन एक अब दशक महिला पहले उनके तक। वोट नहीं डाल रही, इसलिए सबको श्रेय लेना है। सबको चिंता हो रही कि ये महिला वोट बैंक महिला के नाम पर एकजुट होगा कि उन्हें क्या मिल रहा है व्यक्तिगत रूप पर। तो इस कारण राजनीतिक दल मजबूर हो गए हैं कि वो महिलाओं की बात करें, इसलिए इस बिल का विरोध नहीं अभी कर रहे। हमने देखा केरल हो, आसाम हो, पुडुचेरी हो, महिला वोटर का टर्नआउट जो है 6% तक ज्यादा बढ़ा है पिछले चुनाव के मुकाबले। हमने देखा, आप देखिए कि 3 तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया। हमने भी उत्तर प्रदेश में भी देखा है। तो महिलाएं अब वो जाति धर्म के आधार पर नहीं कि मुखिया ने कह दिया, उनको क्या मिल रहा है, उनको किस सरकार से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं, कौन उनकी सरकार ज्यादा उनकी चिंता कर रही है। चाहे शौचालय की बात करो, चाहे नल जल योजना की बात करो। अपने गांव के वो दौर भी देखा मनोज जी कि शौचालय के लिए कितनी परेशानी होती थी। आप नल जल योजना कितनी दूर ये से, तो हमने शहरों में भी परेशान शहरों में होते भी देखा, देखा। महिलाओं को जब वो बाजारों में जाती हैं तो ये एक दिक्कत पार्टी की होती तरफ है। झुकाव क्यों है? बिल्कुल। इसी वजह से है। तो ये बाकी के राजनीतिक दलों को भी विचार करने की जरूरत है कि अब वो वैसी महिला नहीं रही कि जो चौका चूल्हे में ही हो, पल्ले लेके बैठी हो और उस अपने हक की बात ना कर रही हो। वो अपना हक जानती है और इसीलिए राजनीतिक दल मजबूर हो रहे हैं। 33% भी वही मजबूरी है और ये आगे जाके 50 में भी कन्वर्ट होगा। वो होना भी चाहिए। लेकिन मीरा जी, संसद में महिलाओं की एंट्री के लिए परिसीमन का वेटिंग टिकट क्यों? भाई ये तो आप पहले भी कर सकते हो। और दूसरा एक और जो क्लॉज जोड़ा जा रहा है कि कहा जा रहा है जो 33% आरक्षण है वो रोटेशन के हिसाब से होगा कि आज एक सीट महिला की होगी, कल हो सकता है पुरुष की हो जाएगी। तो एक जो कनेक्टिविटी होती है एक सांसद की, क्योंकि हम देख रहे हैं कई सांसद ऐसे जैसे सुमित्रा महाजन की हम बात करें, वो 7-8 बार इंदौर से विधायक रही, वो माफ़ कीजिए सांसद रही हैं, या सुषमा स्वराज की हम बात करें, विदिशा से 2-3 बार वो चुनाव जीती हैं, और भी कई सारी हैं, सोनिया गांधी की हम बात कर लें, या प्रियंका गांधी वायनाड से नसी है। तो ये जो दिक्कत आएगी ना कि एक चुनाव तक तो कई बार होगा कि ठीक है परिवार के जो पुरुष हैं कि एक बार उन्होंने परिवार की किसी महिला को टिकट दिला दिया कि ठीक है 5 साल निकाल देंगे, अगली बार तो फिर हमको ही लड़ना है चुनाव। तो आपको नहीं लगता इसके लिए भी कुछ एक नियम या प्रावधान होना चाहिए नए अधिनियम में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सांसद जो है अपने क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से जब तक जुड़ेगा नहीं तो वो अपनी पहचान कैसे बनाएगा। और जो आप रोटेशन वाली बात कह रहे हैं, पार्षद लेवल पे भी मुझे वो जमता नहीं है, क्योंकि पार्षद लेवल पे और अपने सरपंच उस पे लेवल पे तो ये में भी रोटेशन है कि इस साल ये सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है और फिर सरपंच नगर पालिका के लिए भी आरक्षित है। नगर पालिका पूरे नगरीय निकाय के लिए, नगरीय निकाय, तो उसमें भी इतनी परेशानी होती है जो महिलाएं चयनित होके आती हैं। तो ये चीज थोड़ी मेरे को तो लगता है उसमें भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपना और सांसद और या विधायक, फिर धीरे धीरे मतलब विधायक भी के लिए भी रिजर्वेशन आएगा जब संसद में आ रहा है, तो उसमें ये रोटेशन की बात बिल्कुल थोड़ा गले नहीं उतरती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके ऊपर और अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि अब सरकार कर रही है तो उन्होंने कुछ रिसर्च या शोध किया होगा। नहीं, उसका एक साइड इफेक्ट ये भी देखते हैं ना मीरा जी हम, कि जैसे मान लीजिए मैं पार्षद हूँ या जो भी है, उसको लगता है कि ठीक है 5 साल बाद तो महिला सीट हो जाएगी,
तो मैं काहे को काम बिल्कुल। करूं, ठीक है, मैं जितना कमा सकता हूं वो कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल आपसे बिल्कुल सहमत है। भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और कार्य भी पूर्ण नहीं होता है। मैं तो बता रही हूँ ना, मैं तो सरपंच और जैसे नगरीय इसमें जो हमारे यहाँ सब ये चयनित वो जो रहते हैं जनप्रतिनिधि जो सारे जो भी आ जो जाते हैं भी जी। है, उनके उनमें भी देखते हैं ये चीज कि वो लोग भी के मन में यही रहता है कि अगले साल तो ये सीट हमसे चली जाएगी, चाहे वो रिजर्व के आदिवासी या जनजातीय वगैरह के लिए हो। वो लोग भी यही सोचते हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। और अगर हो तो बहुत गहन अध्ययन करके और उसका पूरा वो करके कि भाई ऐसा क्यों चाह रहे हैं, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। हम इसको रोटेशन में क्यों ला रहे हैं, जब तक इसका जवाब नहीं मिलता है तो ये बात मेरे को भी अनुचित लगती है। और दूसरा एक और चीज है ना कि जो इसको विरोध की जो बातें हो रही है, अब उसमें कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं। एक तो क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है कि साहब ये तो हमने लाए थे विधायक हम बिल्कुल बिल्कुल। तो। और अब जबकि नए नए उसमें पेच फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि भाई चुनाव के समय क्यों ला रहे हो इसको। तो हिंदुस्तान में तो हम देखते हैं कि हर तीसरे चौथे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। जी, वो शायद लोगों को राजनीति मुद्दा है, उनको लग रहा है कि महिलाएं न, स्वाभाविक है, जो पार्टी रूलिंग पार्टी है उसकी तरफ झुकाव होगा। और महिला वोट जो है, अभी तक आप देख लीजिए, अभी आपने मेरे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल सही बताया था, प्रत्येक स्थान पर उन्होंने बिल्कुल चुनाव का रिजल्ट बदला है। हमारे एमपी में ही चाहे ले लीजिए, जैसे ही लाडली बहना योजना लागू हुई थी उसके बाद पूरा जितने भी बड़े बड़े हमारे जो आपके भविष्यवक्ता होते हैं, पॉलिटिकल पंडित जो हम कह सकते हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल पंडित का सब गलत आंकलन हो गया था। तो ये तो स्वाभाविक है, इस वक्त इसलिए सबको श्रेय लेना चाहेगा कि ये कार्य हम लोगों ने किया था। और जिससे और केवल मध्य प्रदेश नहीं, हमने देखा कि महाराष्ट्र में लाड़की बहना हो या झारखंड की बात करें, बिहार की, और अभी ताजा तरीन हम बात करें पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कहा कि 3,000 रुपए देंगे। आसाम में हमने देखा सरकार ने अभी चुनाव की घोषणा के पहले 8-8, 10-10 हजार रुपए की एक मुश्त राशि डाली। बिहार में 10-10 हजार रुपए डाले गए। बिल्कुल बिहार का भी रिजल्ट इसी से बदला था। वो तो सब दुनिया के आगे है। और महिलाओं ने बहुत ज्यादा वोट डाले थे, बिहार में भी उनका वोट प्रतिशत बढ़ा था। और सबसे बड़ा तो अपना, कहीं दूर मत जाइए, अपने स्टेट का ही देख लीजिए। तो इसलिए सब जो विपक्ष में है वो चाहती है कि अभी ना हो, हम जब आए तब हो। और जो पक्ष वाले स्वाभाविक है वो उसका राजनीति लाभ लेने के लिए उसके लिए बोल रहे हैं कि हम तो अभी लागू करेंगे, पर पूरे दिल से लागू होना चाहिए। हम उनसे ये अनुरोध करेंगे, एक समाज के लिए कार्य करते होते हुए, एक जर्नलिस्ट के नाते से, एक महिला होने के नाते से, उसको अधमना करके लागू ना किया जाए। आप चाहे 33% रिजर्वेशन से चालू करिए, परंतु उसको पूर्णतः लागू करिए, जिससे कि महिलाएं जो आगे आए वो कार्य कर सके। अभी आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, महिलाओं को किस तरीके से पुरुष के पीछे होके चलना पड़ता है। अजीत पवार जी की मृत्यु के पश्चात उनका भी पूरा क्रियाकर्म भी नहीं हुआ था। उनकी पत्नी को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी, सुनेत्रा पवार जी। जी हाँ, और जो कि वो कभी राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। हालांकि तो चुनाव लड़ी थी वो सांसद का, लेकिन हार गई थी, अपनी भी हार गई थी। जी हाँ, वो भी अपने पति के कारण उनको दिया गया था, क्योंकि उनके परिवार में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि उनको भी वहां पे इनके क्या नाम है वो, प्रतिभा सुप्रिया सुले के खिलाफ वो लड़ी थी, अपनी खिलाफ खड़ा कर दिया था, इसलिए उनको लड़ने का मौका मिला था। तो अब वो एक कठपुतली की तरह कार्य करेंगी। उनमें वो एक जो दम होना चाहिए, जो महिला बिल्कुल ग्रास रूट से उठ के अगर उप मुख्यमंत्री बनेगी, जो वो जिस तरीके से समाज के लिए, देश के लिए कार्य कर सकेगी, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है मेरा खुद की पार्टी के लिए भी। तो मीरा जी, हाँ, आपको लगता है कि ये बदलाव आ जाएगा बहुत जल्दी 33% आरक्षण से? इसके लिए कुछ हद तक तो महिलाओं को भी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी ना, उनको आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। यदि उनका पति जिम्मेदारी निभा रहा है तो उनको लड़ना पड़ेगा, चुनाव मैं जीती हूँ, मुझे काम करने दीजिए। नहीं, उल्टा है कि उनका पति उनको जिम्मेदारी नहीं निभाने दे रहा, वो पावर अपने हाथ में रखे हुए हैं। देखिए, वो तो अभी समाज में अपने घर से ही कहते हैं कि कुछ भी सामाजिक कार्य करिए घर से ही चालू करना चाहिए। तो वो तो जब तक हमारे घर में से चालू नहीं होगा बहुत मुश्किल है। पर यहाँ पर मैं एक चीज और नोट करना चाहूंगी, क्यों हम लोग इतना जेंडर बाइस होके सोचने लगे हैं सोसाइटी में। हम लोग क्यों नहीं, देखिए पूरी सोसाइटी जो है एक महिला और एक पुरुष दोनों के बिना अपूर्ण है।
ये हमारा नहीं, आप बिल्कुल। जितना भी अपना साहित्य पढ़ लीजिए, कोई काल में जितनी भी अपनी धार्मिक पुस्तकें हैं, आप विश्व की सब पढ़ लीजिए। आप अधिकांशतः जैसे मिस्र में थी या यूरोपियन कल्चर में पढ़िए, वहां पर भी फीमेल आगे आई, उन्होंने नेतृत्व किया। तो हम लोग सिर्फ इसको जेंडर बायस ना करके, हम लोग महिलाएं या पुरुष उनकी योग्यता के आधार पे अगर अपने देश को आगे बढ़ाना चाहें, तो मुझे लगता है समाज बहुत आगे बढ़ेगा। और दूसरा लेकिन ये लेकिन हम देखते हैं ना कि जैसे हम बांग्लादेश की बात करें कि 2 बेगमों ने राज किया लगभग 3 दशक तक, लेकिन उसके बाद भी जो वहाँ की जो स्थिति है आप देखिए। पाकिस्तान की हम बात करें, बेनजीर भुट्टो ने राज किया है, या हम श्रीलंका की बात करें, श्रीमाई भंडारनायके, हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी ने किया है, लेकिन उसके बाद भी हमको आरक्षण की बात करना पड़ रही है। या उन देशों की बात करें जहाँ महिलाओं के क्या हाल हैं। जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ। तो हम लोगों को इसको जेंडर बायस्ड ना होके, हम लोगों को कि जो व्यक्ति योग्य है, व्यक्ति की योग्यता, इसे महिला और पुरुष की बात मत करिए आप। पुरुष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, उसके अस्तित्व को भी हम ये नहीं कह सकते अरे भैया ये पुरुष है, ये तो हमेशा महिलाओं का शोषण होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पुरुष भी एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हम उसके बिना पूरा समाज अधूरा है। तो उसमें हम लोगों को बहुत स्पष्ट और बहुत खुले दिमाग से हमारा जो दृष्टिकोण है, जब तक वो नहीं बनेगा पूरे समाज का, मैं एक राजनीति पार्टियां नेचुरली हम लोगों से ही बनती हैं, व्यक्ति से ही फिर आगे स्वभाव बनता है। तो हमें परिवार से ही ये शुरू करना चाहिए कि जो भी व्यक्ति योग्य है उसकी योग्यता की आप इज्जत करिए, वो चाहे महिला है या पुरुष है, उस आधार पर नहीं करिए। लेकिन ब्रजेश जी, इस पैमाने को नेता कितनी चतुराई से अपना हथियार बना लेते हैं। मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता केंद्र में मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में उनका बेटा सक्रिय होता है, अचानक से जैसे ये नए अधिनियम की चर्चा होने लगती है कि ये पास होने वाला है, तो अचानक से उनकी बहू सक्रिय हो जाती है। और ऐसे इकलौते वो नेता नहीं, ऐसे तमाम सारे नेता हैं। तो चिंता इस बात की भी होना चाहिए ना कि पार्टी ऐसी सेकंड लाइन की लीडरशिप को आगे निकाल के लाए जो एकदम नई हो, फ्रेश हो, अलग अलग कस्बों से आई हूँ, अलग अलग क्षेत्र से आई हूँ, वो आगे आके नेतृत्व कर रहे हैं। तो जो वास्तव में जो बदलाव की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मीरा जी कर रही, तब वो नजर आएगा। निश्चित तौर पर मंशा आपकी ठीक होनी चाहिए। तो यहाँ जो मंशा झलकती है ना कि यदि कोई आप योजना लेकर आ रहा हो तो उसका लाभ खुद कैसे हासिल कर लो। तो वैसे ही राजनीति में जब मालूम है कि आगे भविष्य में क्या करना है, तो उन्होंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। तमाम नेताओं का आपने एक उदाहरण दिया, मैंने तो बस तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मंशा ठीक होनी चाहिए। आपने आरक्षण दे दिया, लेकिन आरक्षण के पीछे आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये होना चाहिए कि एम्पावरमेंट की जो बात है वो तो कम से कम जो ऐसे लोग आए, ऐसे परिवार से लोग आए, जो सिर्फ राजनीतिक परिवार से ही आएंगे तो निश्चित तौर पर इस 33% आरक्षण का कोई फायदा नहीं होगा। आपको लाना पड़ेगा कि आरक्षण यदि आपने दिया है तो उसका सही लोगों पर उपयोग में आ सके, सही लोग उसका फायदा उठा सकें, ऐसी महिलाएं आगे आ सकें राजनीति में जो महिलाओं के हित की बात कर सकें, जो समाज में एक तरह से जागरूकता लाएं। और उसके लिए मुझे लगता है जो मीरा जी ने कहा है कि घर से ही शुरुआत करनी होगी। बिल्कुल, आप देखिए, जब घर से शुरुआत आप जागरूकता के माध्यम से कर सकते हो, और जब जागरूकता आपकी काम नहीं आती तो आपको कानून बनाना पड़ता है। चाहे हम दहेज प्रताड़ना का मामला देख लें, चाहे अन्य कानून की बात कर लें, तो कानून एक सपोर्टर होता है। तो यदि महिलाओं को या बेटी को आपने संपत्ति में अधिकार दिया है, कानून के माध्यम से दिया, लेकिन अब भी उसमें से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं लोग। तो जो लूप होल्स हैं वो ढूंढ लेते हैं, तो उनको भी दूर करने की सरकार की एक वो होना चाहिए। उन्होंने कहा साहब बेटियों को हक देने की बात तो हो गई कानून में, अब बेटी से आपने लिखवा लिया कि आपको नहीं चाहिए। तो ये जो पुरुष प्रधानता है, इस पे कैसे लगाम लगेगी, वो राजनीति में भी लागू होती है कि आप उसको कैसे रोक पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं ना कि हम तो जब प्रार्थना करते हैं तो सर्वधर्म सब पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन जब नेता करता है, लेकिन जब नेता करता है तो वो कहता भगवान सबका भला कर लेकिन शुरुआत मुझसे कर। जब वो ये कहेगा कि सबसे कर, तब शायद ये बदलाव हमको देखने को मिलेगा। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद मीरा जी आपका। तो एक बात तो साफ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत की सियासत का वो शक्ति परीक्षण है जहाँ नियत और नीति के बीच की खाई साफ नजर आ रही है। एक तरफ सरकार की गारंटी है कि 2029 में तस्वीर बदलेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष का परिसीमन वाला वो डर है जो इस पूरे बदलाव को भविष्य के घर में धकेलता दिख रहा है। सवाल बड़ा है कि क्या आरक्षण की चाबी वाकई किसी आम महिला के हाथ में सत्ता का दरवाजा सौंपेगी, या फिर किसी प्रधानपति और सियासी रसूख वाला पुराना ढर्रा ही बोतलों में पुरानी शराब की तरह परोसा जाएगा। संसद का विशेष सत्र शायद खत्म हो जाए, लेकिन देश की आधी आबादी के मन में उठे सवाल अब शांत नहीं होंगे।
क्योंकि बात अब सिर्फ बंधन की नहीं, वास्तविक अधिकार की है। आज के अटेंशन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे और उन्हीं तीखे सवालों के साथ, क्योंकि सच जानना आपका हक है और उसे सामने लाना हमारी जिम्मेदारी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।